आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ऑर्डर 2 ऑफ सीपीसी 9008 जिसका टाइटल है फ्रेम ऑफ सूट। मतलब इस ऑर्डर में बेसिकली हम लोगों ने ये चीज़ कवर करनी है कि जब भी एक सूट इंस्टीट्यूट किया जा रहा होता है तो जो पार्टी सूट इंस्टीट्यूट करती है उसने सूट इंस्टीट्यूट करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है। मतलब उसने अपने सूट की फ्रेमिंग किस तरह करनी है, सूट में से क्या क्या चीज़ें कोट करनी है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस ऑर्डर के अंदर डिस्कस करेंगे। टोटल 8 रूल हैं इस ऑर्डर के, तो इसे स्टार्ट करते हैं। रूल 1, टाइटल फ्रेम ऑफ सूट। रूल 1 स्टेट दैट एवरी सूट shall as far as practicable be framed so as to afford ground for final decision upon the subject in dispute and to prevent further litigation concerning them। सो रूल 1 सिंपली कह रहा है कि जब भी कोई दावा दायर किया जा रहा है तो हर दावे के अंदर ये मेक श्योर करना है कि जो भी आपका सब्जेक्ट इन डिस्प्यूट है, मतलब जो फैक्ट एंड इशू है, उस फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिसेबल टू बी फ्रेम एज फॉर, मतलब जितने भी पॉसिबल ग्राउंड हैं जिस पर आपको लगता है कि आपका फाइनल डिसीजन बेस करेगा, आपने वो तमाम ग्राउंड अपने उसी एक ही सूट के अंदर, अपने हर सूट के अंदर वो चीज़ मेंशन करनी है, ताकि आप लोग उसी मैटर से रिलेटेड जो फर्दर लिटिगेशन है यानी मज़ीद कोई मुकदमा आए उस चीज़ को रोक सको। अब ये तो आपको जनरली बता दिया गया कि ऐसा करना है आपने, आप पर एक ऑब्लिगेशन लगा दी गई। लेकिन ये ऑब्लिगेशन क्यों लगाई गई है, इसका लॉजिक जो है वो इसी ऑर्डर के रूल 2 में बताया गया है। ऑर्डर 2 के भी सब रूल 2 में बताया गया है। सो रूल 2 क्या कहता है? रूल 2, सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम। अगर एवरी सूट शैल इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम विच द प्लेंटिफ इज इंटाइटल टू मेक इन रिस्पेक्ट ऑफ अ काउज ऑफ एक्शन। मतलब एक काउज ऑफ एक्शन से रिलेटेड जितना भी उसका रिलीफ निकलता है, प्लेंटिफ का जितना भी उसका क्लेम बनता है उस सिंगल काउज ऑफ एक्शन से मुतल्लिक, तो प्लेंटिफ पर ये ऑब्लिगेशन है कि वो अपने होल क्लेम को, जो उसका उस सिंगल काउज ऑफ एक्शन से रिलीज उसका रिलीफ अराइज होता है, उसे अपने सूट के अंदर मेंशन करे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक पर्सन ने एक आर्किटेक्टर को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि आपने मुझे एक फ्लैट बनाकर देना है। उसे उसने एक हाउस की कंस्ट्रक्शन करने के लिए ऑर्डर दिया था। इस बदले में उसने उसे पैसे सिक्योरिटी वगैरह भी दी, कुछ अमाउंट भी दे दी सामान वगैरह ख़रीदने के लिए कंस्ट्रक्शन का। अब क्या हुआ कि 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था और जो क आर्किटेक्टर है उसने ना फ्रेम बनाया, ना डिज़ाइन बनाया, ना उसने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, उसने कुछ भी नहीं किया। अब जो टाइम जो है वो लैप्स हो गया। अब इस सिचुएशन के अंदर ये एक से काउज़ ऑफ एक्शन अराइज़ हो गया कि उसने घर जो है उसे कंस्ट्रक्ट करके नहीं दिया जिसके लिए इन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो अब जो एग्रीव पार्टी है जिसने उसको पैसे दिए थे, वो प्लेंटिफ क्या करेगा, वो उस इस नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में, मतलब सिंगल काउज़ ऑफ एक्शन से रिलेटेड उसका जो रिलीफ बनता होगा, उसने इस एक ही सिंगल सूट में इसके अगेंस्ट वो तमाम रिलीफ़ क्लेम करने हैं। मिसाल के तौर पर एक तो उसने उसकी स्पेसिफ़िक परफ़ॉर्मेंस का उसके अगेंस्ट दावा दायर करेगा कि इसने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफ़ॉर्म नहीं किया। साथ में उसके साथ उसकी जो सिक्योरिटी जो इसने अमाउंट इसे दी, वो क्लेम करेगा। और जो उसका इसने काम नहीं करके दिया, तो जो उसके डैमेजेज़ हुए हैं, तो वो उसमें ये क्लेम करेगा और कंपनसेशन क्लेम करेगा। ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये एक ही सिंगल काउज़ ऑफ एक्शन इसका घर की कंस्ट्रक्शन ना करने से, ना अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से और आर्किटेक्टर के अराइज़ हो रहे हैं। ये सारे रिलीव इसके डैमेजेस, कंपनसेशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के। तो लॉ कहता है कि जब आप लोग अपना सूट फ्रेम कर रहे हो और एक काउज़ ऑफ एक्शन से आपको जो भी रिलीफ निकलता हो वो आप एक ही सूट के अंदर ऐड करो। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो है वो इसी रूल 2 के सब रूल 2 में डिस्कस की गई है कि अगर आप नहीं ना रिलीफ क्लेम करते, आपका किसी काउज़ ऑफ एक्शन से रिलेटेड एक से ज़्यादा रिलीफ़ है, लेकिन अगर आप उसे रिलीफ़ को क्लेम नहीं करते, तो लॉ कहता है कि आप बाद में उसको फिर क्लेम नहीं कर सकते। ये आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पॉइंट को समझने के लिए ज़रूरी था कि मैं इसको डिस्कस कर दूँ, तो मैंने इधर ही डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट आप बता रहे हैं कि बेटा प्लेंटिफ में रिलिक्विश एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सूट विदिन अ जुरिसडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। लेकिन प्लेंटिफ के पास ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, उसकी चॉइस है कि अगर तो वो अपना सूट जो है वो कोर्ट की जुरिसडिक्शन में लेकर आना चाहता हो। यहाँ पर
जुरिस्डिक्शन से मुराद है पिकनिक जुरिस्डिक्शन, क्योंकि हर कोर्ट की एक अपनी पिकनिक जुरिस्डिक्शन लिमिट होती है। वो कुछ ही मालियत का मुकदमा सुन सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा वो नहीं होगा तो वो ऑर्डर 7 रूल 11 की कंडीशन अराइज़ हो जाएगी, आपकी प्लेन रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने ऐसे कोर्ट के अंदर केस दे दिया होगा जिसकी उस केस को सुनने की ट्रायल करने की जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती थी। तो वो कह रहे हैं अगर प्लेंटिफ चाहे, उसका ऑप्शन है, अगर वो अपना मैटर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में लेकर आने के लिए अपना कोई क्लेम रिलिक्विश छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है। मिसाल आप लोग उसी कॉन्ट्रैक्ट वाले बिल्डर वाले की एग्जांपल को लेकर चलते हैं कि उसने जो उसे घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसकी मालियत जो है वो करोड़ की थी, लेकिन कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो सिर्फ 50 लाख तक का मुकदमा सुनने की थी, और वो उसी कोर्ट के अंदर अपना केस इंस्टीट्यूट करना चाहता था प्लेंटिफ। तो उसने क्या किया, उसने सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम की और सिक्योरिटी क्लेम की, डैमेजेस कंपनसेशन क्लेम नहीं किए, और 50 लाख तक ही उसने अपना सूट की वैल्यू बनाई ताकि कोर्ट ये केस सुन सके। अगर तो ऐसा करने के लिए करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन फिर भी अपने माइंड में बात ज़हन-नशीन रखें कि अगर वो बात अपना कोई रिलीफ़ छोड़ देता है ना प्लेंटिफ, जो कि वो कर सकता था और नहीं रेज़ करता, तो वो बाद में उसको नहीं ले सकता, उस पे बार लगी हुई है। ये ऑर्डर 2 के ऑर्डर 2 के रूल 2 के सब रूल 2 के तहत। सो सब रूल 2 क्या कहता है, कह रहे हैं रिलिक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम वेयर अ प्लेंटिफ omit to sue in respect of or intentionally relinquish any portion of his claim, he shall not afterwards sue in respect of the portion so omitted relinquished। मतलब वो कह रहे हैं रिलिक्विशमेंट की 2 पॉसिबिलिटी थी, या तो उसे omit to sue मतलब उसे अनइंटेंशनली उससे हो गया, उसने जानते-बूझते नहीं किया, उसे पता ही नहीं था कि मेरा रिलीफ़ निकलता है उससे, ऐसे या तो उसने रिलिक्विशमेंट कर दी या इंटेंशनली रिलिक्विश कर दिया, उसे जानते-बूझते उसने अपना रिलीफ़ क्लेम नहीं किया। देन शेल का वर्ड लगा हुआ है कि नेक्स्ट वो बाद में अपने ये जो पोर्शन ऑफ क्लेम बेशक उसने जानते-बूझते किया, अनजाने में किया, वो इसको क्लेम इससे मुतल्लक उसे बाद में दावा कर ही नहीं सकता। दैट्स वाई बार-बार लिखा जा रहा है कि जब भी आपको कोई भी आपका एक काउज़ ऑफ एक्शन से जो भी रिलीफ़ निकलता है, आप एक ही दावे में उसको सूट को इंस्टीट्यूट करें, उस पोर्शन ऑफ उस क्लेम को उस पूरे क्लेम को आप इंस्टीट्यूट करें, डिमांड करें, क्योंकि बाद में आप लोग उस क्लेम को नहीं रिलीफ़ को दोबारा आप क्लेम नहीं कर सकते अगर आप रिलिक्विशमेंट कर देते हो उस क्लेम की, या इंटेंशनली करते हो या अनइंटेंशनली करते हो। और ये बार आप पर लगी है ऑर्डर 2 के रूल 2 के सब रूल 2 के तहत। नंबर 1 एक लीगल प्रोविजन इस मैटर से रिलेटेड है, और नंबर 2 बार आप देखें तो सेक्शन 12 ऑफ सीपीसी आपसे कहता है कि जब आपको किसी मैटर पर एक्सप्रेसिवली तौर पर इस कानून की प्रोविजन मना कर दें कि आप उस मैटर के मुतल्लिक सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, देन आप नहीं कर सकते। तो इन 2 कानूनी प्रोविज़न के तहत है कि अगर आपने कोई अपना क्लेम रिलीफ़ आपका बनता था लेकिन आपने क्लेम नहीं किया, तो अब आप नहीं कर सकते, और 2 लीगल प्रोविज़न आपके साथ डिस्कस करती हूँ जो इस ख़्याल को सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट सब रूल 3 है, जिसमें बेसिकली इस चीज़ की एक्सेप्शन बताई गई है कि अगर आप लोग रिलीफ़ क्लेम नहीं करते तो अब आप कर सकते हो। यानी आप कह सकते हो कि जो भी रूल मैंने डिस्कस किया उसकी एक्सेप्शन इस सब रूल 3 में है। तो सब रूल 3 क्या कहता है, कह रहे हैं ओमिशन टू स्यू फॉर वन ऑफ द सेवरल रिलीफ। अ पर्सन एंटाइटल्ड टू मोर देन वन रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम काउज ऑफ एक्शन में स्यू फॉर ऑल और एनी ऑफ सच रिलीफ। एक पर्सन जो है वो एक सिंगल काउज ऑफ एक्शन से रिलेटेड, सेम काउज ऑफ एक्शन से रिलेटेड एक से ज़्यादा रिलीफ का एंटाइटल था, हक रखता था कि वो उस एक ही मैटर से रिलेटेड एक से ज़्यादा रिलीफ क्लेम कर सकता है। तो उसकी ऑप्शन है उस प्लेंटिफ का कि वो तमाम रिलीफ क्लेम कर सकता है, इनमें से कोई एक कर सकता है। बट इफ़ ही ओमिट, लेकिन वो अगर ओमिट से मुराद ये है कि उसे गैर-शऊरी तौर पर अनजाने में उसने रिलीफ क्लेम नहीं किया, देन क्या होगा, तो कह रहे हैं कि लाशोरी तौर पर भी किया, ये भी एक्सेप्शन वाली लाइन को छोड़ेंगे, टू स्यू फॉर ऑल सच रिलीफ ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड स्यू फॉर एनी रिलीफ सो ओमिटेड। वो कह रहे हैं कि अगर उसने गैर-शऊरी तौर पर अनजाने में उन तमाम रिलीफ के लिए क्लेम नहीं किया, तो वो बाद में उन किसी भी रिलीफ के लिए क्लेम नहीं कर सकता जो कि उसने लाशोरी तौर पर जाने दिए थे। ये जनरल रूल है। एक्सेप्शन इस जनरल रूल की ये है कि एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ अ कोर्ट, कोर्ट की परमिशन के साथ वो उन रिलीफ के बारे में क्लेम कर सकता है। तो अभी आप देखें कि रूल 2 और सब रूल 2 और सब रूल 3 में फ़र्क क्या है। सब रूल 2 या आपको ये कहता है कि अगर आप शौरी तौर पर और लाशौरी तौर पर, यानी इंटेंशनली कोई आपका रिलीफ बनता था किसी काउज ऑफ एक्शन से मुतल्लक, आपने क्लेम नहीं किया, आप बाद में क्लेम नहीं कर सकते। आप पे बार है सेक्शन 12 सीपीसी के तहत, ऑर्डर 2 के रूल 2 के सब रूल 2 के तहत।
ऑर्डर टू के रूल टू का सब रूल थ्री आपको ये कहता है कि अगर जानते पूछते नहीं, अगर लाशौरी तौर पर आपसे गैर इरादी तौर पर अनइंटेंशनली कोई रिलीफ बनता था, आपने क्लेम नहीं किया, तो कर तो आप अब भी नहीं सकते, लेकिन इसमें आपको एक छूट दी हुई है कि अगर कोर्ट आपको इजाज़त दे दे तो देन आप कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इंटेंशनली तौर पे कोई रिलीफ क्लेम नहीं किया, आपकी इंटेंशन है, इंटेंशनली तौर पे जानते बूझते छोड़ा है आपने डेलिबरेटली, देन तो आप कोर्ट की परमिशन के साथ भी नहीं वो रिलीफ क्लेम कर सकते। लेकिन रूल थ्री सॉरी ये कह रहा है कि अगर आपसे गैर इरादी तौर पर कोई रिलीफ बनता था और वो आपसे स्किप हो गया, आप डिमांड नहीं कर सके, देन आप क्या करोगे, आप कोर्ट की परमिशन के साथ उस रिलीफ को क्लेम कर सकते हो। अब यहाँ पर एक तो ये इस बात को सपोर्ट करता है, बेसिकली पार्टी को जब ये रिलीफ चाहिए कि उससे गैर इरादी तौर पर छूट गया था, तो वो क्या करती है, वो देती है ऑर्डर 6 रूल 17 के अंदर कोर्ट की जो कोई इजाज़त लेने की उन्हें दरख्वास्त देती है अपनी प्लीडिंग के अंदर अमेंडमेंट करने की। वो कोर्ट से कहती है कि भई ये रिलीफ़ मुझसे गैर इरादी तौर पर निकल गया और जो मेरा मैटर ऑफ़ कंट्रोवर्सी है ना, उसे डिसाइड करने के लिए ज़रूरी है कि मैं इस रिलीफ़ को क्लेम करूँ। तो बराए मेहरबानी आप मुझे इजाज़त दें। अब कोर्ट अगर सैटिस्फ़ाई हो जाती है कि वाक़ई जो मेन सब्जेक्ट है डिस्प्यूट का, उसको डिसाइड करने के लिए इस रिलीफ़ का ऐड होना ज़रूरी है, देन कोर्ट आपको अगर इजाज़त दे दे, तो जो रिलीफ़ आप क्लेम कर सकते थे और लाशौरी तौर पर, गैर इरादी तौर पर, अनइंटेंशनली आपसे रह गया था, देन वो आप लोग रिलीफ क्लेम कर सकते हो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो साथ ही डिस्कस करना ज़रूरी है, वो ये है कि फ़र्ज़ करें आपने कोई रिलीफ क्लेम नहीं किया, अब वो बेशक अनइंटेंशनली है या इंटेंशनली है, और क्या हुआ, आपका केस डिसाइड हो गया। अब बाद में आपको याद आता है कि मेरा तो ये रिलीफ बनता था, आप कोर्ट के अंदर ये फ़ैसला नहीं मानते और ये रिलीफ क्लेम करने की दरख्वास्त दे देते हो कि मेरा ये रिलीफ बनता था, तो लिहाज़ा मुझे ये दिलवाया जाए। अब आपको ये रिलीफ नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन फॉर कंस्ट्रक्टिव रेस्ट जुडिकेटा इस मैटर पे अप्लाई हो जाती है, जिसमें साफ-साफ कह दिया गया है, सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन फॉर देखें, जिसमें साफ ये चीज़ कह दी गई है कि अगर कोई आपका ग्राउंड ऑफ डिफेंस और क्लेम बनता था और आपने वो क्लेम नहीं किया, तो अगर कोर्ट इस पे डिसीजन कर देती है, तो वो यही समझा जाएगा कि वो रिलीफ आपने क्लेम कर दिया था, ग्राउंड ऑफ डिफेंस रेज़ कर दिया था, अब उसके ऊपर रेस्ट जुडिकेटा, कंस्ट्रक्टिव रेस्ट जुडिकेटा अप्लाई हो गई, क्योंकि अब वो केस डिसाइड हो गया है। अब सेम काउज़ ऑफ एक्शन, सेम रिलीफ अब आप क्लेम नहीं कर सकते, दोबारा नया सूट नहीं अब आप उस मैटर पे कर सकते। लेकिन हाँ, अगर तो आपका केस डिसाइड नहीं हुआ, अब आपको केस की प्रोसीडिंग अभी चल रही है, फाइनल डिस्पोज़ल से पहले आपको याद आ जाता है कि भई कोई मेरा रिलीफ निकलता है और मुझसे छूट गया है, और वो छूटा भी अनइंटेंशनली है। देन आप कोर्ट की परमिशन के साथ, आपको इजाज़त है कि कोर्ट आपको इजाज़त दे दे, तो वो स्किप हुआ हुआ रिलीफ आप उस काउज़ ऑफ एक्शन से रिलेटेड जो बनता है, वो आप डिमांड कर सकते हो। आई होप ये अब आपको सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेनेशन कहती है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल, एक्सप्लेनेशन कहती है फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल एन ऑब्लिगेशन एंड अ collateral सिक्योरिटी फॉर इट्स परफॉर्मेंस एंड सक्सेसिव क्लेम्स अराइजिंग अंडर द सेम लिटिगेशन शैल बी डीम्ड रिस्पेक्टिवली टू कंस्टिट्यूट वन काउज ऑफ एक्शन। मतलब अंडर दिस रूल वो ये कह रहे हैं कि एक ऑब्लिगेशन है, उस ऑब्लिगेशन से रिलेटेड जो कोलेट्रल सिक्योरिटी है और जो सक्सेसिव क्लेम्स उसी ऑब्लिगेशन से राइज होते हैं, वो ये कंसीडर किए जाएंगे कि वो सिंगल काउज ऑफ एक ही काउज ऑफ एक्शन के नतीजे में रेज हो रहे हैं। मिसाल आपकी वही बिल्डर वाली है, वहाँ पर एक ऑब्लिगेशन क्या थी, एक बिल्डिंग तामीर करके देनी थी, एक हाउस तामीर करके देना था, वो ऑब्लिगेशन थी। उस ऑब्लिगेशन से रिलेटेड उसने उसे कोई सिक्योरिटी दी हुई थी, कोलेटरल सिक्योरिटी जो उस ऑब्लिगेशन से रिलेटेड अटैच थी। इसी तरह सक्सेसिव क्लेम जो डैमेजेस और कंपनसेशन के बन रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि वो सिंगल ऑब्लिगेशन के वो यही समझे जाएँगे, अंडर दिस रूल वो यही समझा जाएगा कि जो एक ऑब्लिगेशन है, उस ऑब्लिगेशन से रिलेटेड जो सक्सेसिव क्लेम्स और कोलेटरल सिक्योरिटी है, वो यही समझी जाएँगी कि वो एक सिंगल काउज़ ऑफ एक्शन के नतीजे में ये तीनों क्लेम आपके राइज़ हो रहे हैं, ठीक? सो अब आपके पास आ जाती है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन कह रहे हैं कि ए लेट अ हाउस टू बी एट अ ईयरली रेंट ऑफ रेस्ट 1200, द रेंट फॉर द होल ऑफ द ईयर 9005, 9006 एंड 9007 इज़ ड्यू एंड अनपेड। फिर एक ए पार्टी है, उसने बी पार्टी को अपना घर सालाना रेंट पे दिया, सालाना रेंट कितना था 1200, और अब तकरीबन 3 साल हो गए हैं, एक 1905, 6 और 7 का, कि ये जो रेंट है ना बी ने ए को दिया ही नहीं। तीनों सालों का रेंट जो है वो ड्यू है, अनपेड है। अब क्या होगा, ए सू बी इन 1908 ओनली फॉर द रेंट। ए जो है उस बी के खिलाफ मुकदमा करता है 1908 के अंदर,
सिर्फ ड्यू फॉर 1906 यानी जो 1906 का रेंट है ना, जस्ट उसके लिए उसने डिमांड की है। ए शेल नॉट आफ्टरवर्ड स्यू बी फॉर द रेंट ड्यू फॉर 1905 1907। सो सेम वही बात हो गई कि उसका एक ये जो अनपे ड्यू रेंट का जो काउज ऑफ एक्शन था, उससे रिलेटेड उसका रिलीफ निकलता था कि इन 3 सालों का वो रेंट डिमांड कर सकता था। लेकिन उस अल्लाह के बंदे ने सिर्फ 1906 का रेंट का डिमांड की, तो देन उस पे बार लग गई कि वो अब जो हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर, उसके तहत उस पे बार लग गई कि अब वो बाद में 1905 और 1907 के रेंट की डिमांड नहीं कर सकता, बी से उसके अगेंस्ट वो दावा दायर नहीं कर सकता। वैसे ये इन्होंने यहाँ पर ये एग्जांपल लिखी हुई है, प्रैक्टिकली इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अगर आप पंजाब रेंट प्रीमियम्स एक्ट देखें ना 2005, उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि अगर एक टेनेंट रेंट नहीं देता, तो वो उसे 1 महीने का ही नोटिस देके उसे घर खाली करवा लेते हैं। तो प्रैक्टिकल ये नहीं है, लेकिन एग्जांपल में उन्होंने ये दी हुई है और उसको समझने के लिए हम लोग ये डिस्कस कर कर लेते हैं। प्रैक्टिकली ये ऐसा नहीं होता कि कोई 3 साल तक रेंट ही ना दे और आप उसे रहने दो। नेक्स्ट है आपके पास रूल 3, जॉइंटर ऑफ काउज ऑफ एक्शन। ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो इसके 2 सब रूल हैं। सब रूल 1 स्टेट दैट सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। अब सबसे पहले तो ये जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं। अगर तो किसी भी ऑर्डर के अंदर स्टार्ट में रूल से पहले या प्रोविजन से पहले अगर ये लाइन लिखी हो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, तो इसका मतलब ये होता है कि जो बात आप लोगों ने यहाँ डिस्कस करनी है, अगर उससे ऑपोजिट, क्योंकि द अदरवाइज का वर्ड है ना, कह रहे हैं अगर इससे ऑपोजिट कहीं किसी जगह पे कोई और बात लिखी हुई है, तो वो जो दूसरी बात कहीं और लिखी है वो प्रिवेल कर जाएगी। लेकिन अगर तो यही लिखा होता कि नॉट विथस्टैंडिंग का वर्ड लिखा होता इसी रूल के स्टार्ट में, तो उसका ये मतलब होता कि जो बात यहाँ पर बताई गई है और इसके अलावा भी कहीं अगर कोई बात इससे ऑपोजिट बताई गई है, तो अब इस सिचुएशन में ये रूल जो है वो प्रेफर कर जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर नॉटविथस्टैंडिंग का वर्ड लिखा हो किसी प्रोविजन या किसी रूल लॉ से साथ उसके उससे पहले, तो उस टाइम वो लॉ जो उधर लिखा हुआ मेंशन है वो प्रिवेल करेगा। और अगर ये सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड की वर्डिंग लिखी हो किसी जगह पर किसी लॉ प्रोविजन से पहले, तो आप इस सिचुएशन के अंदर जो उस लॉ से ऑपोजिट कोई बात कहीं और बताई गई होगी तो वो प्रेफर करेगी। मतलब प्रेफरेंस ओवरराइडिंग इफेक्ट का ही बस इन दोनों पॉइंट्स के अंदर डिफरेंट है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब इसे स्टार्ट करते हैं। सो रूल 1 कहता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, यानी ये जो रूल अभी हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, इस रूल से ऑपोजिट अगर किसी जगह पे कोई बात बताई होगी तो उस टाइम फिर हमने उसे प्रेफर करना है। लेकिन अभी ये रूल क्या कहता है, वो कह रहा है कि प्लेंटिफ में यूनाइट इन द सेम सूट सेवरल काउज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट और द सेम डिफेंडेंट जॉइंटली। अब यहाँ पर जो पंक्चुएशन आपको नज़र आ रही है ये सेमी कॉलन है, इसे सेमी कॉलन कहते हैं। सेमी कॉलन बेसिकली ऐसी पंक्चुएशन होता है जो कि बेसिकली 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में यूनाइट करता है। मतलब ये एक सेंटेंस है पूरा, और इस सेंटेंस के अंदर जो पहला क्लॉज है इसका दूसरे क्लॉज के साथ रिलेशन है। ये बेसिकली 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में डिवाइड करने के लिए और उनको आपस में इंटरलिंक करने के लिए इस्तेमाल होती है वर्डिंग। मतलब ये जो पहली लाइन मैंने अभी डिस्कस करनी है उसका दूसरी लाइन के साथ रिलेशनशिप है, वो दोनों बातें आपस में एक दूसरे पर रिलेट करती हैं, अलग अलग नहीं है। सो इसमें क्या बता रहे हैं, पहला जो क्लाउज है इसमें क्या बताया जा रहा है, वो कह रहे हैं प्लेंटिफ में यूनाइट इन द सेम सेवरल काउज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट और द सेम डिफेंडेंट जॉइंटली। यानी एक प्लेंटिफ, सिंगल प्लेंटिफ, अगर तो उसके डिफरेंट काउज ऑफ एक्शन रेज हो रहे हैं सेम डिफेंडेंट के अगेंस्ट, तो वो उस सिंगल डिफेंडेंट के अगेंस्ट वो सिंगल प्लेंटिफ अपने तमाम काउज ऑफ एक्शन को मिला के एक ही दावा कर सकता है। मे का वर्ड लिखा हुआ है कि उसके ये पास ये ऑप्शन है, बजाय कि वो अलग अलग दावा करे। और द सेम डिफेंडेंट जॉइंटली, मतलब वही अगर सिंगल प्लेंटिफ और उसके उसका जो है वो डिफरेंट सेपरेट सेवरल काउज ऑफ एक्शन उसके रेज हैं किसी काफ़ी डिफेंडेंट सेम डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट जॉइंटली सिचुएशन में, देन वो उन तमाम डिफेंडेंट के अगेंस्ट अलग अलग दावा करने के बजाय एक ही दावा कर सकता है। एंड एनी plaintiff having cause of action in which they are jointly interested against the same defendant or the same defendant jointly may unite such cause of action in the same suit। नेक्स्ट यही बता रहे हैं इस रूल के अंदर कि अगर अब यहाँ पर आप देखेंगे प्लूरल वर्ड लिखा हुआ है प्लेंटिफ्स, यानी अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं और उनके किसी एक सिंगल डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक से ज़्यादा काउज ऑफ एक्शन रेज हो रहे हैं, तो वो तमाम प्लेंटिफ मिल के उस सिंगल डिफेंडेंट के अगेंस्ट
तमाम कॉज़ ऑफ एक्शन को एक ही सूट के अंदर रेज़ कर सकते हैं, एक ही दावा कर सकते हैं, उनका पास ऑप्शन है, बजाय अलग-अलग दावा करने के। इसी तरह अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं और एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं, उन तमाम प्लेंटिफ्स का मिल के उन तमाम डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक से ज़्यादा कॉज़ ऑफ एक्शन रेज़ हो रहे हैं, तो वो उन तमाम प्लेंटिफ मिल के तमाम डिफेंडेंट के अगेंस्ट उन तमाम कॉज़ ऑफ एक्शन को एक ही दावे में डाल के एक ही दावा कर सकते हैं। उनके पास ये ऑप्शन है, मे का वर्ड लिखा है इस रूल के स्टार्ट में, बजाय अलग-अलग दावा करने के। तो अब अगर मैं देखूँ तो मैंने आपके साथ जस्ट इसकी लिटरल इंटरप्रिटेशन कर दी, और ये रूल मैं इसलिए इम्पोर्टेंट कह रही हूँ क्योंकि इसमें 4 सिनेरियो बेसिकली डिस्कस किए गए हैं, और वो 4 सिनेरियो हम लोग डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल। मैं आपको समझाती हूँ। सो पहली सिनेरियो जो इसमें बताया है कि अगर एक सिंगल प्लेंटिफ का एक सिंगल डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक से ज़्यादा काउज ऑफ एक्शन रेज हो रहे हैं, तो वो बंदा क्या करेगा, वो प्लेंटिफ, उसके पास ऑप्शन है कि वो सिंगल डिफेंडेंट के अगेंस्ट अलग-अलग काउज़ ऑफ एक्शन की बेस पे अलग-अलग दावा दायर करने के बजाय वो उन तमाम काउज़ ऑफ एक्शन को एक ही सूट में ऐड करेगा और उसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि आप ये फ़र्ज़ कर लें कि जैसे पहले हम बिल्डर की एग्ज़ाम्पल लेकर चल रहे हैं ना, एक पर्सन है, उसने एक आर्किटेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आपने मुझे बिल्डिंग बनाकर देनी है, और उसने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, उसने उसके साथ सेपरेट 3 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, पर ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट आपस में इंडिपेंडेंट हैं। अलग-अलग उसने कॉन्ट्रैक्ट किए, हर कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से उसने उसे पैसे दिए, सिक्योरिटी वगैरह दी। अब क्या हुआ, उस डिफेंडेंट ने, उस सिंगल डिफेंडेंट ने एक भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया। अब होता तो ये कि प्लेंटिफ हर कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे उसके अगेंस्ट अलग-अलग दावा दायर करता, हर कॉन्ट्रैक्ट से एक सिंगल काज़ ऑफ एक्शन निकल रहा था ना। लेकिन उसने देखा, भाई देखो मेरा तो एक ही कॉन्ट्रैक्टर है, यानी एक सिंगल डिफेंडेंट है जिसके अगेंस्ट मेरे सिंगल प्लेंटिफ के सेपरेट काज़ ऑफ एक्शन अराइज़ हो रहे हैं। तो बजाय मैं इसके अगेंस्ट अलग-अलग दावा दायर करूँ, मैं इसके अगेंस्ट एक ही दावा क्यों नहीं कर देता? तो वो इस सिचुएशन में उसके पास ऑप्शन है, लॉ से राइट देता है कि वो उसके अगेंस्ट एक सिंगल दावा इंस्टीट्यूट कर सकता है। तो ये इसमें इस रूल 3 के अंदर पहला सिनेरियो डिस्कस हुआ था। दूसरा सिनेरियो इसमें क्या है? दूसरा सिनेरियो इसमें ये है कि अगर एक केस में एक सिंगल प्लेंटिफ है, पर उसका जो केस रेज़ हो रहा है वो सेवरल डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट, जो कि जॉइंटली पोजीशन में, मतलब साथ ही हैं वो डिफेंडेंट, उन तमाम डिफेंडेंट के अगेंस्ट उसके सेवरल काउज़ ऑफ एक्शन रेज़ हो रहे हैं। तो बजाय वो उन तमाम डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट अलग-अलग हर काउज़ ऑफ एक्शन की बेस पे अलग-अलग सूट इंस्टीट्यूट करने के बजाय लॉ उसे इजाज़त देता है कि वो उन सब के अगेंस्ट एक ही सूट इंस्टीट्यूट कर दे। अब इसको आप एग्ज़ाम्पल से इस तरह समझें कि फॉर एग्ज़ाम्पल वही पर्सन जो कि कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करने के लिए, उसने जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया वो पूरी आर्किटेक्चर की टीम है। हो सकता है कोई उनमें सिविल इंजीनियर हो जिसने नक्शे बनाने हैं, कुछ ने कंस्ट्रक्शन करनी है, कुछ उनमें इंटीरियर डिज़ाइनर हैं जिन्होंने क्या-क्या घर में क्या-क्या फर्नीचर वगैरह चीज़ें होंगी, पूरी उनकी टीम है। उसने पूरी टीम को कॉन्ट्रैक्ट दिया। जैसे कंपनी होती है ना कि इंटीरियर डिज़ाइनर की, और उनके अपने इंजीनियर होते हैं, सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्चर होते हैं। इसमें इस तरह उन्होंने एक पूरी एक टीम को, एक कंपनी को, अपना उस बंदे ने हायर किया था कि आपने मुझे सेपरेट 3 बिल्डिंग्स बनाकर देनी है, और उसने तीनों कॉन्ट्रैक्ट सेम कंपनी को ही दिए हुए थे। अब इन इस कंपनी ने वो तीनों कॉन्ट्रैक्ट ही परफॉर्म नहीं किए। अब वो होता वही सेम सिचुएशन है कि वो हर एक कॉन्ट्रैक्ट पे अलग-अलग दावा दायर करता। उसने उन तमाम कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे कि इन्होंने तीनों की वायलेशन की है, एक ही दावा इनके अगेंस्ट कर देगा। प्लेंटिफ के पास ऑप्शन है। नंबर 3 सिनेरियो जो इस रूल के अंदर डिस्कस किया गया है वो ये है कि अगर एक केस में एक से ज़्यादा प्लेंटिफ्स हैं और उन तमाम प्लेंटिफ का एक सिंगल डिफेंडेंट के अगेंस्ट सेवरल काउज ऑफ एक्शन रेज हो रहे हैं, तो वो बजाय उस सिंगल डिफेंडेंट के अगेंस्ट अलग-अलग दावा दायर करने के वो एक ही सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। लॉ ने इन्हें इजाज़त दी है अंडर ऑर्डर 2 रूल 3 सब रूल 1 के तहत। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि अब आप ये इसी एग्जाम्पल को थोड़ा मोल्ड कर लें कि वो जो पर्सन जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना, 3 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट किए हैं 3 बिल्डिंग बनाने के किसी आर्किटेक्चर के साथ। अब यस केस में आर्किटेक्ट सिंगल डिफेंडर की बात हो रही है तो एक आर्किटेक्चर है, और वो जो पर्सन जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, आप ये फ़र्ज़ कर लें कि वो 2 भाई हैं और उन्होंने एक ही सिंगल आर्किटेक्ट अपॉइंट किया है उनके ये तीनों बिल्डिंग बनाने के लिए। या आप 3 भाई कर लेना कि 3 भाई थे, तो उन्होंने अलग-अलग अपना-अपना घर बनवाने के लिए एक आर्किटेक्ट हायर किया हुआ था और उसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। उसने उन तीनों भाइयों के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट परफ़ॉर्म नहीं किया। तो अब वो प्लेंटिफ क्या करेंगे, वो बजाय अलग-अलग दावा दायर करने के
वो अपने काउज़ ऑफ एक्शन को यूनाइट करेंगे सिंगल डिफेंडेंट के अगेंस्ट और एक ही केस के अंदर प्लेंटिफ बन के इसके अगेंस्ट एक ही दावा ठोक देंगे, एक ही दावा कर देंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी फोर्थ सिनेरियो, इसमें जो डिस्कस हुई है वो ये है कि एक केस के अंदर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं और उन तमाम एक से ज़्यादा प्लेंटिफ का एक से ज़्यादा डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक से ज़्यादा सेवरल काउज़ ऑफ एक्शन रेज़ हो रहे हैं। तो बजाय ये कि वो अलग-अलग सूट इंस्टीट्यूट करें, वो उन तमाम डिफेंडेंट्स को जॉइंटली लायबल करके और अपने तमाम काउज़ ऑफ एक्शन को एक ही केस में रेज़ करके उसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। अब इसको इस तरह एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि आप ये कह लें कि वो 3 भाई थे, पूरी टीम थी आर्किटेक्चर की, सिविल इंजीनियर, इंटीरियर डिज़ाइनर की, उनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, 3 कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे, 3 घर बनवाने थे। उन्होंने तीनों परफ़ॉर्म नहीं किए तो उन्हें बजाय अलग-अलग दावा करने के इनके अगेंस्ट एक ही दावा कर देंगे। तो आई होप ये आपको पॉइंट्स अब अच्छे से विद एग्ज़ाम्पल समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट सब रूल 2 कहता है कि वेयर काउज़ ऑफ एक्शन आर यूनाइटेड, द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट एज़ रिगार्ड द सूट शैल डिपेंड अपॉन द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट सब्जेक्ट मैटर एट द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। सो कह रहे हैं जब काउज़ ऑफ एक्शन यूनाइट हो जाते हैं, जुरिसडिक्शन से मुराद यहाँ पर पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन, क्योंकि देखें ना आप काउज़ ऑफ एक्शन जब हम लोग राइट करते हैं तो हर सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू होती है डिफरेंट, और वो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू अगर हम सबकी अलग-अलग सूट के अंदर देखने जाएँ तो फिर इतनी तो पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन लिमिट किसी भी कोर्ट की नहीं होगी। होगी तो लेकिन वो बड़े हाई लेवल के कोर्ट की होगी, जबकि कानून हमें कहता है आई गेस सेक्शन 15 है कि भई आप लोगों ने लोएस्ट और कॉम्पिटेंट ग्रेड के कोर्ट में दावा दायर करना है। तो इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए वो ये देखेंगे कि भई कोर्ट की अब पिक्यूनियरी, जब आप लोग काउज़ ऑफ एक्शन को यूनाइट करते हैं तो कोर्ट की जो पिक्यूनियरी लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन है ना सूट के हवाले से वो डिसाइड होगी, जो सूट को जिस टाइम आप लोगों ने इंस्टीट्यूट किया और उस सूट के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर जिस पर पार्टीज़ का डिस्प्यूट है, उस सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू थी ना, उन सब्जेक्ट मैटर की जो एग्रीगेट की वैल्यू बनेगी, उस एग्रीगेट में वैल्यू बनेगी, वो बेसिकली उस बेस पर जो है वो कोर्ट की जुरिसडिक्शन जो है वो डिसाइड होगी। मिसाल के तौर पर तीनों बिल्डिंग थी, 50-50 लाख के अंदर वहाँ की सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू थी। अब उन 50-50 लाख का एग्रीगेट क्या बनेगा, जो है 1,50,00,000, उसको आप 3 से डिवाइड कर दें, तो वो 50 लाख बन जाएगा। तो अब जिस कोर्ट की मालियत 50 लाख तक का दावा दायर सुनने की होगी, उस कोर्ट के अंदर केस जाएगा इस मैटर से रिलेटेड। रूल 4। अब अच्छा ये देखें, जो रूल 3 है वो जनरल रूल आपको बता रहा था कि अगर आपके एक ही प्लेंटिफ के एक ही डिफेंडेंट के अगेंस्ट या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट के अगेंस्ट या एक से ज़्यादा प्लेंटिफ का एक से ज़्यादा डिफेंडेंट या एक से ज़्यादा प्लेंटिफ का एक सिंगल डिफेंडेंट के अगेंस्ट ही सेवरल काउज ऑफ एक्शन राइज हो रहे हैं, तो वो उनके अगेंस्ट बजाय अलग अलग दावा दायर करने के एक ही सूट इंस्टीट्यूट करते हैं। मतलब रूल 3 बताता था कि आप जॉइंट ऑफ काउज ऑफ एक्शन कर सकते हो, जबकि रूल 4 और 5 में बेसिकली इसकी किसी तरह जो है वो इसी रूल की एक्सेप्शंस थोड़ी सी आप डिस्कस हुई हैं, जो कि आप जब आपसे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह एक्सेप्शन है। वो कह रहे हैं रूल 4 कहता है ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी जॉइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी यहाँ पर बता दिया गया कि जब आप लोगों ने दावा दायर करना है फॉर अ रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन उसके साथ जस्ट कुछ ही क्लेम्स अटैच हो सकते हैं। मतलब हर तरह का क्लेम आप लोगों ने मूल प्रॉपर्टी को रिकवर करते हुए रेज़ नहीं कर सकते, उसके साथ जॉइन नहीं कर सकते। जबकि रूल 3 तो हमें कहा था कोई जॉइंट और काउज़ ऑफ एक्शन कर सकते हैं। तो वगैरह जब आप लोगों ने इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का दावा करना है, तब उसके साथ सिर्फ सब कुछ क्लेम्स ही आप लोग जॉइन कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते। सो रूल 4 क्या कहता है? रूल 4 है नो काउज़ ऑफ एक्शन शैल। अब ये अनलेस से लेके जो लाइन है ना, उसको कोमा वाली लाइन को आप छोड़ दें, हुए जनरल रूल की एक्सेप्शन करें। नो काउज ऑफ एक्शन शेल बी जॉइंट विद द सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये जनरल रूल है कि जब भी आप लोगों ने रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का दावा दायर करना है, तो आप लोगों ने कोई काउज ऑफ एक्शन आप उसके सूट के अंदर अटैच नहीं कर सकते। मतलब जस्ट रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का दावा दायर करोगे और कोई काउज ऑफ एक्शन आपका उसी मैटर से रिलेटेड होगा, तो वो आप उस दावे के अंदर रेज नहीं कर सकते, ना क्लेम कर सकते हो। एक्सेप्शन इसकी ये है कि अनलेस विद द लीव ऑफ अ कोर्ट, मतलब अगर आप करना चाहो तो पहले आपको कोर्ट की इजाज़त लेनी पड़ेगी। ये इस जनरल रूल की फर्स्ट एक्सेप्शन है। दूसरी एक्सेप्शन इसकी जो इसमें बता दी कि एक्सेप्ट किए गए 3-4 मैटर है जिनके अंदर आप लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के साथ-साथ दूसरे काउज ऑफ एक्शन भी रेज़ कर सकते हो। नंबर 1 क्लेम फॉर मीन प्रॉफिट और एरर ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी क्लेम्ड और एनी पार्ट देयरऑफ। मतलब उसी प्रॉपर्टी से मुतल्लक या उस प्रॉपर्टी के किसी पार्ट से मुतल्लक आपका कोई मीन प्रॉफिट का क्लेम है या कोई अनपेड रेंट का मामला है, तो वो भी आप क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट है क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयरऑफ इज हेल्ड। मतलब ये कि उस प्रॉपर्टी से या उसके किसी पार्ट से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसकी ब्रीचिंग हो जाती है, उसको पूरा नहीं किया जाता, तो आप डैमेजेस क्लेम करने का दावा भी
उसके साथ कर सकते हो। क्लेम इन विच द रिलीफ सोर्ट इज बेस्ड ऑन द सेम काउज ऑफ एक्शन, मतलब उसी काउज ऑफ एक्शन से रिलेटेड जिस पर आप लोग पहला रिकवरी ऑन प्रॉपर्टी का दावा कर रहे हो, उसी काउज ऑफ एक्शन से रिलेटेड कोई रिलीफ है तो वो भी आप लोग, सेम काउज ऑफ एक्शन से रिलेटेड रिलीफ है तो वो भी आप रिलीफ क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट एनी पार्टी इन अ सूट फॉर फोरक्लोजर रिडेम्पशन फ्रॉम आस्किंग टू बी पुट इनटू पोजेशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। यानी इस रूल के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि पार्टी को रोक रही है इस चीज़ से कि जब वो फोरक्लोजर और रिडेम्पशन का दावा करती है तो उस सिचुएशन में मॉर्गेज प्रॉपर्टी की पोसेशन का रिलीफ भी क्लेम कर सकती है। ये रूल इस पार्टी को ऐसा करने से नहीं रोक रहा। अब फोरक्लोजर और रिडम्पशन का सूट बेसिकली क्या होता है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली रिडम्पशन का दावा होता है मॉर्गेजर की तरफ से। मॉर्गेजर ने जब अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दी होती है ना, सॉरी मॉर्गेज की होती है ना, तो उस सिचुएशन में उसने मॉर्गेज करने के बदले में कुछ अमाउंट ली होती है मॉर्गेजी से, जिसे हम डेप्ट कहते हैं ना, जो उसने लिया है, मॉर्गेज डेप्ट आप कह लो। और अब जब अब उसने वापस लेनी है ना, तो उसे वो अमाउंट जो उसने डेप्ट में ली है, मॉर्गेज में ली करने के बदले में ली है, प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों चीज़ें पे करनी होती हैं मॉर्गेजी को, तभी मॉर्गेजर अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम यानी छुड़वा सकता है। तो अब ये जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट है, उसे सॉरी डेप्ट प्लस इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल मनी कहलाती है। कानून की ज़ुबान में से प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट पे करके ही वो बेसिकली अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम करवा सकता है। तो कह रहे हैं कि जब मॉर्गेजर रिडेम्पशन का दावा दायर करता है तो उस सिचुएशन में वो रिडेम्पशन के साथ-साथ अपनी मॉर्गेज प्रॉपर्टी की पोसेशन का रिलीफ भी क्लेम कर सकता है। ये रूल उसे इस चीज़ से मना नहीं करता। मतलब रिकवरी के साथ-साथ वो उसकी कहता है कि भई पोसेशन मुझे दिलाई जाए। वैसे रिकवरी उसको पोसेशन दिला कर ही होनी है। नेक्स्ट फिर उसके बाद आ जाता है फोरक्लोजर का दावा। वो क्या होता है? सूट फॉर फोरक्लोजर क्या है? ये बेसिकली मॉर्गेजी का राइट है। यानी कि अगर मॉर्गेजर ने उससे कोई डेप्ट लिया, मॉर्गेज की अमाउंट ली और अपनी प्रॉपर्टी उसके पास मॉर्गेज कर दी, बाद में एक जो टाइम लिमिट थी कि प्रिंसिपल अमाउंट यानी इंटरेस्ट प्लस डेप्ट आपने पे करना था, वो उसने नहीं किया। अब उसने तो अपने पैसे रिकवर करने हैं मॉर्गेजी ने, उसने इसकी प्रॉपर्टी पर चार्ज लगा के तो नहीं बैठे रहना कि हाँ भाई इसमें मॉर्गेज है मेरे पास है। उसे तो पैसे चाहिए, इसीलिए तो उसने उसको दी थी मॉर्गेज के ऊपर कि मुझे पैसे प्लस इंटरेस्ट मिले, ये तो दे ही नहीं रहा। तो अब फिर रिकवर करने के लिए उसके पास ये राइट है कि वो उसकी प्रॉपर्टी को बेच के अपना नुकसान की तलाफ़ी कर सकता है। जो प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा पैसे आएँगे, वो उसने उसको दे देने हैं, अपना निकाल के। लेकिन उससे पहले ये सेल करने से पहले ना मॉर्गेज प्रॉपर्टी को, उसे सूट फॉर फोरक्लोजर करना पड़ता है। यानी ये राइट एक्सरसाइज़ करने से पहले। फोरक्लोजर का मतलब होता है कि अब उसे रोक दिया जाए मॉर्गेजर को, वो कोर्ट से बेसिकली यही ऑर्डर लेकर आना चाहता है कि मॉर्गेजर को रोक दिया जाए कि अब वो इसे रिडीम नहीं कर सकता अपनी प्रॉपर्टी को और ना ही मुझे सेल करने से रोक सकता है। तो ये होता है सूट फॉर फोरक्लोजर। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 5, जो कि डील करता है क्लेम बाय और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और लीगल एयर। ये क्या कहता है, नो क्लेम बाय और अगेंस्ट एन एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और लीगल एयर एज सच शैल बी जॉइंट विद क्लेम बाय और अगेंस्ट हिम पर्सनली। बेसिकली ये रूल ये कह रहा है कि जब भी इन तीनों पर्सनैलिटी ने, यानी एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और लीगल एयर ने कोई दावा दायर करना है या इनके अगेंस्ट कोई दावा दायर किया जाना है, तो ना तो ये लोग अपना, जब किसी के अगेंस्ट कोई सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, इनका उस पर्सन से कोई पर्सनल क्लेम है तो ये कोई पर्सनल क्लेम उस दावे में अटैच कर सकते हैं, ना इनके अगेंस्ट कोई पर्सन कोई दावा दायर कर रहा है, उसका कोई पर्सनल क्लेम है इनसे बनता, तो वो इनके अगेंस्ट वो अपना पर्सनल क्लेम कर सकता है। इस पे बार है। अनलेस, अब इसकी एक्सेप्शन है, अनलेस द लास्ट मेंशन क्लेम्स आर alleged to arise with reference to the state in respect of which the plaintiff और डिफेंडेड स्यू और स्यूड एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और लीगल एयर। मतलब कह रहे हैं कि जो ये लास्ट मेंशन क्लेम है, मतलब जो पर्सनल क्लेम है, वो आपका अराइज हो रहा है उस स्टेट से मुतल्लिक जिस स्टेट के मुतल्लिक यही तीनों पर्सनैलिटी एज अ प्लेंटिफ या डिफेंडेड दावा दायर कर रहे हैं या दावा इनके अगेंस्ट हुआ है और ये डिफेंड कर रहे हैं। अगर तो वो इस कैपेसिटी के मतलब अगर आपका पर्सनल क्लेम, वैसे तो आप उनके अगेंस्ट नहीं कर सकते ना, ये कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पर्सनल क्लेम आपका उस स्टेट, उस प्रॉपर्टी से मुतल्लिक है जिसके लिए ये लोग ऐसा डिफेंडर या प्लेंटिफ की कैपेसिटी के अंदर दावा दायर किया हुआ है इन्होंने या इनके डिफेंड कर रहे हैं, तो देन आप लोग
अपना पर्सनल क्लेम ये भी आपके अगेंस्ट कर सकते हैं और आप भी इनके क्लेम कर सकते हो। और सच एज़ ही वाज़ एंटाइटल्ड और लायबल फॉर जॉइंटली विद द डिसीज़ पर्सन हूम ही रिप्रेजेंट, या फिर जस्ट ये डिसीज़ पर्सन को, मुत्फी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके साथ इस केस के अंदर जॉइंटली लायबल थे, मतलब पार्टी थे, जॉइंट लायबिलिटी थी इनकी। तो अब इस सिचुएशन में भी आप इनके अगेंस्ट पर्सनल क्लेम कर सकते हैं और ये भी आपके अगेंस्ट पर्सनल क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज़ इनके अगेंस्ट अगर आप लोगों ने कोई दावा दायर करना है या इन्होंने आपके अगेंस्ट दावा दायर करना है, तो पर्सनल क्लेम ना आप इनके अगेंस्ट कर सकते हो, ना ये आपके अगेंस्ट कर सकते हैं। मतलब आप इनके अगेंस्ट कोई दावा दायर कर रहे हो और आपका उसी दावे के अलावा भी इनके अगेंस्ट कोई पर्सनल क्लेम है, तो रूल 3 तो कह रहा था कि भई एक ही डिफेंडेंट के अगेंस्ट आपका अगर कोई कॉज़ ऑफ एक्शन दूसरे में है, तो आप एक ही सूट में ले आओ। रूल 5 ये कह रहा है कि नहीं भई, अगर इनके अगेंस्ट अगर आपका कोई पर्सनल क्लेम है ना, तो आप ज नहीं, आप उस जो आप अपना दावा दायर कर रहे हो बस उस हद तक ही रहो। उस केस के अंदर आप इनके अगेंस्ट अपना पर्सनल क्लेम नहीं अटैच कर सकते। मतलब वो ये नहीं कह रहा कि आप टोटली इनके अगेंस्ट कोई पर्सनल दावा, आपका कोई क्लेम इनके अगेंस्ट बनता है, तो वो आप क्लेम इनके अगेंस्ट कर ही नहीं सकते। वो बेसिकली बस इतना कहना चाह रहे हैं कि इसी एक सिंगल सूट के अंदर अगर आप इनके कोई रिलीफ इनसे डिमांड कर रहे हो और उसमें आपका कोई पर्सनल क्लेम इनके अगेंस्ट है, तो वो आप नहीं इनके अगेंस्ट कर सकते और ना ही ये लोग कर सकते हैं। सो रूल 6 कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल, वेयर इट अपियर टू द कोर्ट दैट एनी काउज ऑफ एक्शन जॉइंड इन वन सूट कैन नॉट बी कन्वेंशनली ट्राइड और डिस्पोज ऑफ टुगेदर। द कोर्ट में ऑर्डर सेपरेट ट्रायल और मेक सच ऑर्डर एज में भी एक्सपेडिएंट। वो कह रहे हैं अगर कोर्ट को लगता है कि कॉज ऑफ एक्शन जो जॉइन हुए हैं एक ही सिंगल सूट के अंदर, उसके नतीजे में सही से ट्रायल नहीं हो सकता, इसे इकट्ठे नहीं डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं पूरे मैटर को, तो कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो या तो सेपरेट ट्रायल करने का ऑर्डर दे सकती है या वो ऑर्डर पास कर सकती है जो उसे बेहतर लगे। अब इसमें जो है वो 6 के बाद ना, इसी ऑर्डर के अंदर एक रूल 6 से ऐड हुआ है अंडर पंजाब अमेंडमेंट, तो पहले हम उसे डिस्कस करेंगे, देन और रूल 7 को डिस्कस करेंगे। सो रूल्स आप कह रहे हैं इन ऑर्डर टू आफ्टर रूल 6 द फॉलोइंग न्यू रूल 6 से शैल बी इंसर्टेड। तो 6 से क्या कहता है, कंसोलिडेशन ऑफ सूट, वेयर टू और मोर सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द सेम नेचर रिक्वायरिंग डिटर्मिनेशन ऑफ सिमिलर इशू बिटवीन द सेम पार्टीज आर पेंडिंग इन रिलेशन टू द सेम सब्जेक्ट मैटर। वो कह रहे हैं जब दो या दो से ज़्यादा सूट या कोई प्रोसीडिंग है जो कि सेम, नंबर वन ये कि वो सेम नेचर की हैं, नंबर टू ये कि उनके अंदर जो क्वेश्चन ऑफ इशू है, सिमिलर इशू की डिटर्मिनेशन रिक्वायर है, मतलब सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ ही इन्वॉल्व है दोनों के अंदर। नंबर वन ये कि सेम नेचर का मैटर हो, सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है उनके अंदर, सेम पार्टीज के दरमियान है, और जो है नंबर फोर ये कि वो पेंडिंग है, पेंडिंग हो, और नंबर फाइव जो है सेम सब्जेक्ट से, मैटर से रिलेटेड हों। देन अगर ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है दो या दो से ज़्यादा सूट और प्रोसीडिंग में, देन कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है, द कोर्ट में इफ़ इट कंसीडर एक्सपेंडियट फॉर अवॉइडिंग मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन और कन्फ्लिक्ट इन जजमेंट, यानी कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर वो समझता है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन और कन्फ्लिक्ट इन जजमेंट को रोकने के लिए ज़रूरी है। अब मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन और कन्फ्लिक्ट इन जजमेंट से क्या मुराद है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन ये है कि भाई जब उनका सब कुछ सेम ही है, तो आपने क्यों अलग-अलग जगह पे रफ़्फ़ड़ डाला हुआ है? मतलब एक मुकदमा इस जगह पे चल रहा है, एक मुकदमा इधर चल रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर कोर्ट को लगता है कि भई ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को मैं रोकूँ, मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन को रोकूँ, मैं इनका एक ही जगह पे ट्रायल करवा दूँ। इस ग्राउंड को मद्देनज़र रखते हुए, और कन्फ्लिक्ट इन जजमेंट से मुराद ये है कि हो सकता है अभी अलग-अलग जगह पर केस चल रहे हैं, अब सबका अलग-अलग डिसीजन आए। जब अलग-अलग डिसीजन आएगा तो लोग तो कहेंगे भई कोर्ट का फैसला है, प्रेसिडेंट है, उसको उठा के अपने-अपने फैसलों के खिलाफ अपीलें करना शुरू कर देंगे कि वो उस कोर्ट ने तो ये डिसाइड किया है। इस कोर्ट ने तो ये डिसाइड किया इस मैटर के मतलब। तो अब इस सिचुएशन के अंदर तो वो दोनों जजमेंट में कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो अगर कोर्ट को लगता है कि इस कन्फ्लिक्ट इन जजमेंट की सिचुएशन से बचने के लिए और मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन से बचने के लिए, इनको अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है, देन कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है, डायरेक्ट द कंसोलिडेशन ऑफ सच जजमेंट और सच सूट और प्रोसीडिंग एज वन ट्रायल, कि वो डायरेक्शन दे सकता है कि इन तमाम सूट और प्रोसीडिंग को एक सिंगल ट्रायल में ही कंसोलिडेट कर दें, मतलब कंपाइल कर दें, इनका एक सिंगल ट्रायल करवाया जाए, वेयर अपॉन, और जिसके बाद क्या होगा, ऑल सच सूट और प्रोसीडिंग शैल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द कंसोलिडेटेड ट्रायल। ये तमाम सूट और प्रोसीडिंग जो है वो कंसोलिडेटेड ट्रायल की बेस पर डिसाइड होंगी, मतलब इनका एक सिंगल ट्रायल ही करवाया जाएगा। तो ये आपके पास रूल 6 से था। अब रूल 7 की तरफ चलते हैं। सो रूल 7 क्या कहता है? वो कह रहे हैं ऑब्जेक्शन एज टू द मिसजॉइंटर, ऑल ऑब्जेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसजॉइंटर ऑफ काउज ऑफ एक्शन शैल बी टेकन एट अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल एट और बिफोर सच सेटलमेंट। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आपको मिस जॉइंट और काउज ऑफ एक्शन से रिलेटेड कि ये काउज ऑफ एक्शन साथ में एक ही सूट के अंदर नहीं सही है, इनका अटैच होना बनता ही नहीं है, अगर आपका कोई ऐसा ऑब्जेक्शन है, तो ये तमाम ऑब्जेक्शन आप पर ऑब्लिगेशन है कि आप लोगों ने अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर रेज करने हैं, यानी कि फ्रेमिंग ऑफ इशू करने से पहले
या उसके टाइम पे आपने करने हैं। आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इशू आप लोग ये ऑब्जेक्शन रेज़ नहीं कर सकते। एक्सेप्शन अनलेस द ग्राउंड ऑब्जेक्शन हैज़ सब्सिक्वेंटली राइज़न, मतलब फ्रेमिंग ऑफ इशू होने के बाद अगर आपके ऑब्जेक्शन राइज़ होते हैं देन आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप लोगों ने पहले करने हैं। एंड एनी सच ऑब्जेक्शन नॉट सो टेकन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन वेड, और अगर आप ऐसा कोई ऑब्जेक्शन रेज़ नहीं करते तो ये समझा जाएगा कि आपने वेव कर दिया। सो कह रहे हैं कि अगर आपको मिस जॉइंट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आप लोगों ने अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर उठाना है, फ्रेमिंग ऑफ इशू होने से पहले रेज़ करना है। अगर आप नहीं रेज़ करते तो समझा जाएगा कि आपने अपनी ये राइट जो है वो वेव ऑफ कर दिया। अब ये आप ऑब्जेक्शन रेज़ नहीं कर सकते। ये जनरल रूल है। एक्सेप्शन ये है कि अगर ये ऑब्जेक्शन रेज़ ही बाद में होता है देन आप लोग उस टाइम रेज़ कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। अब यहाँ पर देखने में तो लग रहा है कि रूल 7 इसका लास्ट और एंड हो गया, तो लेकिन इसका जो है वो रूल 8 भी है, ये भी पंजाब अमेंडमेंट के अंदर ही ऐड हुआ है इस ऑर्डर 2 के अंदर। तो अब हम लोग ऑर्डर 8 को पढ़ते हैं, उसका फाइनल रूल, इसके बाद ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। सो कैन आई ऐड द फॉलोइंग रूल आफ्टर रूल 7? Rule 8, Sub Rule 1. Where an objection duly taken has been, sorry, where an objection duly taken has been allowed by the court, the plaintiff shall be permitted to select the cause of action with which he will proceed. वो कह रहे हैं जब आपने ये objection raise किया ना और कोर्ट ने आपका मतलब ये जो आपका जॉइंट ऑब्जेक्शन था कॉज ऑफ एक्शन रिलेटेड, आपने ऑब्जेक्शन रेज किया, कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया, देन प्लेंटिफ को अब परमिशन दी जाती है कि उसे अलाउ किया जाता है कि जिस काउज ऑफ एक्शन से रिलेटेड अब उसने अपना केस चलाना है, प्रोसीड करना है, उसको सिलेक्ट करे एंड शेल विद इन अ टाइम टू बी फिक्स बाय द कोर्ट अमेंड द प्लेन बाय स्ट्राइकिंग आउट ऑफ द रिमेनिंग काउज ऑफ एक्शन। और फिर जो कोर्ट ने उसे टाइम लिमिट दिया है उस टाइम फिक्स टाइम लिमिट के अंदर आप अपनी प्लेन में अमेंडमेंट करे और जो बाकी सारे काउज ऑफ एक्शन हैं उनको वो निकाल दे। अब ये बेसिकली कोर्ट ने उसे इजाज़त दी है और कोर्ट अपनी प्लेन के अंदर अमेंडमेंट कर रहा है, तो वो किस ऑर्डर के तहत कर रहा है? ये बेसिकली ऑर्डर 6 रूल 17 के तहत कोर्ट ने उसे इजाज़त दी है और उसके तहत ही वो अपनी रूल के अपनी प्लेन के अंदर अमेंडमेंट करता है। तो जब वो ऑर्डर 6 रूल 17 अपनी प्लेन में अमेंडमेंट कर लेता है देन क्या होता है वेयर द प्लेंटिफ हैज सिलेक्टेड द कॉज ऑफ एक्शन विद व्हिच ही विल प्रोसीड द कोर्ट शैल पास एन ऑर्डर गिविंग हिम टाइम विद इन व्हिच टू सबमिट अमेंडेड प्लेन फॉर द रिमेनिंग कॉज ऑफ एक्शन एंड फॉर मेकिंग अप द कोर्ट फी दैट मे बी नेसेसरी। जब अब प्लेंटिफ ने कोर्ट ने उसे इजाज़त दे दी थी ना कि अपनी प्लेन में अमेंडमेंट कर लो और काउज ऑफ एक्शन सेलेक्ट कर लो जिसके मतलब वो आपने फर्दर प्रोसीडिंग करनी है, मतलब अपना केस लेकर चलना है। जब प्लेंटिफ ने वो रूल 2 कह रहा है जब प्लेंटिफ ने वो काउज ऑफ एक्शन सेलेक्ट कर ली है जिसके मतलब उसने केस की प्रोसीडिंग करनी है, देन अब कोर्ट उसके सिलेक्शन के बाद उसे ऑर्डर पास करती है कि अब आप ये अपनी अमेंडेड प्लेट ना जो टाइम लिमिट मैं आपको दे रहा हूँ उसमें आप मुझे जमा करवाओ जिस काउज ऑफ एक्शन के मतलब आपने लेकर चलनी है। और अब बाकी अब वो कहते हैं कि अगर उसे कोर्ट फी भी रिक्वायर है इस अमेंडेड प्लेन के साथ तो कोर्ट सिर्फ कोर्ट फी पे करने के लिए भी कहती है। शुड द प्लेंटिफ नॉट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट और कोर्ट ऑर्डर द कोर्ट, अब जब प्लेंटिफ ये रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं करता कोर्ट की, मतलब वो अपनी अमेंडेड प्लेन जमा नहीं करवाता, वो कोर्ट फी नहीं जमा करवाता, देन कोर्ट क्या कर सकती है? द कोर्ट शैल प्रोसीड एज प्रोवाइडेड इन रूल 18 ऑफ ऑर्डर 6 एंड एज रिक्वायर्ड बाय प्रोविजन ऑफ कोर्ट फी एक्ट। तो अब इस सिचुएशन में कोर्ट इसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग करेगी कोर्ट फी एक्ट की प्रोविजन के तहत जो बताएगी वो, और ऑर्डर 6 के रूल 18 के अंदर जो ऑर्डर 6 के रूल 18 में क्या बताया हुआ यही है कि अब बाद में कोर्ट से उसकी प्लीडिंग के अंदर अमेंडमेंट करने की जब टाइम लिमिट जो दिया हुआ था कोर्ट ने एक्सपायर हो गया ना उसके अंदर उसने नहीं की, तो अब इस सिचुएशन में कोर्ट से बाद में फिर इजाज़त भी नहीं देती, टाइम नहीं उसका बढ़ाती, उसे इजाज़त नहीं देती अमेंडमेंट में प्लेनिंग करने में। और जो किसी ने कोर्ट फ़ी पे नहीं की तो वो कह रहे हैं कोर्ट फ़ी एक्ट की प्रोविज़न के तहत जो उसके एक्शन लेना होगा, मतलब अगर वो कोर्ट फ़ी पे नहीं करता, अमेंडेड प्लेन नहीं करता इजाज़त मिलने के बाद, तो कोर्ट जो है वो ये प्रोसीडिंग उसके पास ऑर्डर 6 रूल 18 की करेगी और कोर्ट फ़ी एक्ट की प्रोविज़न के तहत प्रोसीडिंग करेगी, मतलब उस टाइम लिमिट के एक्सपायर होने के बाद ना उसे उसकी प्लेनिंग में अमेंडमेंट करने की इजाज़त नहीं देगी। अब यहाँ तो अब जो है रूल 8 ख़त्म हो गया कि भई वो उसे इजाज़त नहीं देती। लेकिन बीइंग अ लॉयर आपको पता होना चाहिए तो कि एक सूरत में इजाज़त मिल भी जाती है, वो ये है कि अगर कोर्ट आपको टाइम लिमिट आपकी एक्सटेंड कर दे। ये भी ऑर्डर 6 के रूल 18 में ही बताया हुआ है कि अगर कोर्ट आपको टाइम लिमिट आपका बढ़ा दे ना, देन आप अपनी टाइम लिमिट एक्सपायर होने के बाद भी आप अपना टाइम कर सकते हो। बेसिकली कोर्ट ये जो आपको टाइम लिमिट आपका बढ़ा रहा है, ये एक तो कोर्ट की इन्हेरेंट पावर है, जस्टिस को मेंटेन रखने के लिए वो दे सकती है। और आई गेस सेक्शन 148 के अंदर बताया हुआ है सीपीसी के कि कोर्ट अगर एक टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब किसी काम को करने की दी हुई है लेकिन वो एक्सपायर हो जाए, तो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, अगर कोर्ट देना चाहे तो वो टाइम आपका एक्सटेंड कर सकती है। सेक्शन मुझे बेसिकली सही से कंफर्म नहीं, लेकिन आई गेस सेक्शन 148 ही है, आप खुद भी देख लीजिएगा। ये मिसलेनियस प्रोविजन में से कोई सेक्शन है वैसे। तो यहाँ तक आपका जो है वो ऑर्डर 2 क्लियर हो गया यानी कंप्लीट हो गया।